Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we will discuss the UPSC CSAT रीजनिंग पेपर. ओके, तो आज हम इसमें रीजनिंग के 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 7 persons अप ऑन ए लेडर A, B, C, D, E, F and G, नॉट इन दैट ऑर्डर. अब इसने क्या कहा है कि देखो हमारे 7 पर्सन है, A, B, C, D, E, F and G है. ठीक है, वो क्या है कि हमारे किसी लेडर पे हैं, वो लेडर पे खड़े हुए हैं. ओके, ए इज फर्दर अप देन ई बट इज लोअर देन सी. इसने क्या कहा है इसमें कि ए जो है हमारा वो ई से तो ऊपर है बट सी से नीचे है. ओके, इसका मतलब क्या है कि ए सी क्या है हमारा ऊपर है और ई हमारा नीचे है. आगे देखते हैं, बी इज इन द मिडिल. बी क्या हमारा बीच में है, मिडिल में है. ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे 7 पर्सन के लिए ये हमारे लेटर बना लिया. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, अब इसने क्या कहा है कि हमारा बी जो है मिडिल में है. देखो यहाँ पे हमारा बी आएगा. ओके, आगे क्या कह रहा है, जी इज बिटवीन ए एंड बी. देखो यहाँ से देखते हैं, तो जी की बात कर रहे हैं. जी क्या है, वो ए और बी के बीच में है. देखो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, ए और बी के बीच में जी है. एक कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसकी, देखो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, देखो जी तुम्हारा यहीं पर रहेगा, बी ऊपर चला जाए और ए नीचे आ जाए. तो ये भी तो दो कंडीशन हो सकती है. ये किसकी कंडीशन है कि जी हमारा बीच में होगा. ओके, यानी कि इस वाले सेंटेंस की. अब आगे क्या कर रहा है, आगे इसने कहा है E इज बिटवीन B एंड F. देखो बात इसने क्या कहा है, E की बात की है इसने, E की. E में से वो क्या कर रहा है कि E क्या है, बीच में है किसके, B एंड F के. तो देखो इसकी भी कंडीशन बन सकती है. एक कंडीशन ये बनेगी B और F के बीच में E है. तो दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन बन सकती है, देखो E तुम्हारा यहीं पे रहेगा, F हमारा ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ गया. ओके, देखो एक कंडीशन ये भी बन गई. ओके, अब ये हमारा यहां तक आ गया. आगे क्या कर रखा है, इफ एफ इज बिटवीन ई एंड डी. अब ये बात कर रहा है एफ की. किसकी बात कर रहा है, एफ की. एफ क्या है, वो ई और डी के बीच में है. तो देखो यहां से भी ये कंडीशन बन सकती है, ई और डी के बीच में है, मिडिल में है. तो हमारा यहाँ पे एफ ये रहेगा, डी यहाँ पे रहेगी, ई यहाँ पे रहेगी. ओके, अब आगे देखते हैं, तो क्या पूछ रखा है, द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लेडर विल बी. यानी क्या है कि बॉटम पे कौन सा पर्सन है हमारा. अब ये देखो क्या है, अब यहां से हमें कंपेरिजन करना है, इससे 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 हमें क्या करना है, तीनों से कंपेरिजन करना है. तो हम देखो बात करते हैं, पहले हम क्या बात करें, हमने देखो ये वाली कंडीशन ली सपोर्टेड. अब देखो हमने क्या करा, देखो ये वाली BEF ये वाली कंडीशन लिए. तो यहाँ पे हम कंडीशन ले लेते हैं. अब यहाँ से हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा सारी चीजें. हमने क्या लिया यहाँ पर, तो हमने क्या लिया BEF. ठीक है ना, हमने लिया BEF. अब उसके बाद में देखो कहाँ हमारा आ रहा है BEF. अब भी हमारा मिडिल में था. ठीक, अब कंडीशन अगर हम देखेंगे तो ये वाली कंडीशन देखते हैं, इस वाली कंडीशन को देखो. बी के ऊपर क्या है, बी के ऊपर जी है और ए है, यानी कि ये बी के ऊपर ए है और जी है. तो देखो यहाँ पे हम ए जी लिख सकते हैं. ओके, अब देखो सेटिस्फाई हो सकती है कंडीशन, हाँ बिल्कुल हो सकती है. देखो हमने ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ध्यान से देखते हैं ना, इनको हमने ले लिया और इससे हमने एक ये वाली कंडीशन बना दी. ठीक, हमारी ये वाली अरेंजमेंट आ रहा है. उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, देखो एक कंडीशन ये देख सकते हैं, हमारा एफ है, हमारा ई है, फिर बी है. देखो ये वाली कंडीशन होगी. अब इसका कंपेरिजन करते हैं. अब देखो बी के नीचे क्या आना चाहिए, तो देखो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाएगी. बी के नीचे ए और जी आ गया, बी के नीचे जी और ए आ गया, जी और ए. ओके, अब एक अरेंजमेंट हमारा ये आ गया. अब इस अरेंजमेंट के जरिए से हम क्या करते हैं, ये चीज देखते हैं कि हमारा इस वाले में लेटर में हमारा अरेंजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा. ओके, तो सबसे पहले कंडीशन क्या थी, देखो सबसे पहले ये कंडीशन ये वाली थी, ए के ऊपर क्या होना चाहिए, ए के ऊपर हमारा सी होना चाहिए
और ए के नीचे ई होना चाहिए। अगर देखो इस वाली कंडीशन में देखें, इस वाली कंडीशन में देखें तो देखो ए के नीचे ई होना चाहिए, लेकिन क्या है ए के ऊपर ई है, ये वाली। इसका मतलब ये है ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो अब क्या करते हैं, हम ये वाली कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और इसके बाद में कहा है कि ए के ऊपर सी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए के ऊपर सी यहाँ पे ये लगा देंगे, ए के ऊपर सी आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम देखो ये वाला अरेंजमेंट लैडर में फिट करते हैं। तो देखो बी मिडिल में था, बी हमारा मिडिल में था, देखो ये बी मिडिल में ये आ गया। ओके, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है हमारा जी ए सी। अब देखो इसके नीचे क्या है, ई एफ। ओके, अब देखो बचा क्या, अब देखो इसमें जो बचा है वो बचा है डी हमारा। अब देखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, 7 के 7 आ गए। अब इसने क्या पूछा था कि बॉटम पर कौन खड़ा है, बॉटम स्टेप पर। ठीक, तो बॉटम स्टेप पे क्या हमारा, बॉटम स्टेप पे हमारा डी। तो आंसर सी इज करेक्ट, डी। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस क्या करना कि स्टेप बाय स्टेप कंडीशन को लिखते जाना है, अलग 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 लिखने के बाद में उसका कंपैरिजन कर देना है, और कंपैरिजन करने के बाद में ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो, एक तरह से अगर देखा जाए तो हमें वैसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, इस कंडीशन की कोई हमें जरूरत भी नहीं थी। ओके, पर भी अगर हम कंपैरिजन कर दें, कंपैरिजन करने के लिए तो देखो ई एफ डी, तो देखो ई एफ डी यानी ये कंडीशन यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने इससे और इससे हमने क्या करा, इससे ही हमने कंपैरिजन करके हमने ये अरेंजमेंट निकाल लिया था। लेकिन ये कंडीशन दे रखी थी जो हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो देखो ये वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, ये वाली क्यों नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि इसमें डी नीचे आया, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि एक सिचुएशन की 2 कंडीशन बन रही थी। ओके, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द लेटर्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी in their order are substituted by 9 integers 1 to 9 but not in that order। इसमें ये क्या, इसमें इसने कहा है कि हमारे पास कितने 9 इंटीजर हैं जो 1 से लेकर 9 तक हैं। इसमें इसने क्या कहा है कि हमारे पास क्या है, 9 लेटर हैं। कौन कौन से, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी। ओके, और ये 9 इंटीजर्स हैं 1 to 9, यानी कि इनके जो नंबर हैं ये 1 to 9 तक हैं। लेकिन ये इस ऑर्डर में नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इस ऑर्डर में हो, ये जी जरूरी नहीं है। ओके, आगे क्या कहा है इसने, 4 इज असाइन टू पी। इसने कहा है पी जो है उसको उसने फोल्ड लिया है। ओके, देखो क्या करेंगे हम, ये हमारा पी है, यहाँ पे लिख लेंगे हम 4। आगे क्या करा है, द डिफरेंस बिटवीन पी एंड टी इज 5। तो इसने ये कहा है पी और टी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। देखो कंडीशन बनाते हैं, इसकी 2 कंडीशन बन सकती हैं। कौन कौन सी, देखो अगर मैं पी में से टी को कैंसिल आउट कर दूंगा तो इनका डिफरेंस कितना है, 5 है। ओके, अब पी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 4 दे रखी है, यानी कि पी बराबर कितना है, 4 है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस टी इज इक्वल टू 5। तो माइनस टी इज इक्वल टू 5 माइनस 4 माइनस टी इज इक्वल टू 1। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, टी इक्वल टू -1 आ गया। देखो इसने क्या कहा है कि इंटीजर जो होंगे कितने होंगे, वो 1 to 9 तक है, यानी कि -1 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है कि इस वाली कंडीशन को हम फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है इसकी, देखो टी माइनस पी। ओके, ये डिफरेंस है ना इसका, जैसे पी माइनस टी। इसने ये नहीं कहा है कि किसमें से किसको हमें कैंसिल आउट करना है, बस इसने डिफरेंस दे रखा है, तो ये भी डिफरेंस हो सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके रखते हैं, तो टी -4 इज इक्वल टू 5, टी इक्वल टू 5 + 4, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। ओके, यानी कि हमें वैल्यू मालूम पड़ गई। टी की वैल्यू तो हमें दे रखी है, गिवन क्या है, 4 है। टी की हमें वैल्यू मालूम पड़ गई, टी की वैल्यू कितनी हमारी 9 है। ओके, यहाँ पे देखो इसको लिख लेना, पी इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू 9। आगे क्या उसने कहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एन एंड टी इज 3। देखो उसने क्या है कि एन और टी का डिफरेंस 3 दे रखा है। इसमें भी क्या है, हमारी 2 कंडीशन बन सकती हैं। ठीक, देखते हैं। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, n माइनस टी इज इक्वल टू 3 लिखते हैं। ओके, तो अब क्या है, n माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 9 है, इज इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 + 9, n इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। तो देखो क्या इसका वैल्यू 12 हो सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू कितनी दे रखी है कि 1 to 9। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखते हैं, फिर
t माइनस एन करके देखते हैं, इजिकल टू 3। टी की वैल्यू कितनी है 9 माइनस एन इक्वल टू 3 माइनस एन इक्वल टू 3 माइनस 9 माइनस एन इक्वल टू -6। तो हम यह कह सकते हैं यहाँ से कि एन इक्वल टू कितना हो गया 6 आ गया हमारा आंसर। ओके, पूछ क्या है इसमें, व्हाट इज द इंटीजर असाइन टू एन, एन की वैल्यू पूछा कि एन, तो आंसर डी इज करेक्ट। ओके, इजी था, बस कुछ नहीं करना है हमें, जो ये वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को पुट करते हुए जाना है। बाकी दो दो कंडीशन बनेंगी और दो दो कंडीशन बनेंगी, तो उसको क्या है कि इस कंडीशन को हम एक बार देखते हैं, सेटिस्फाई करके देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन आ रही है प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है। दोनों देखो, जब ये वाली कंडीशन रखी थी तब माइनस बनाया था, तो इस वाली कंडीशन से हमारा 9 आ गया। जब ये वाली कंडीशन रखी थी तो हमारा कितना आया था 12 आया था, जो 12 है भी नहीं, तो दूसरी कंडीशन हमने ये वाली रखी और इससे हमारा आंसर आ गया 6। ओके, आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर दैट ए इज टॉलर देन बी। इसने क्या कहा इसमें, ए बी से बड़ा है, यानी कि हम ये कहेंगे ए बी से बड़ा है। ओके, सी इज टॉलर देन ए, सी जो है वो ए से बड़ा है। ओके, डी इज टॉलर देन सी, डी जो है वो सी से बड़ा है। ई इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ई जो है वो सबसे बड़ा है। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है इसने, इफ दे आर मेड टू सिट इन द एबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट हु विल बी ऑक्यूपाइड द मिड पोजीशन। इसमें इसने कहा है कि अगर ये बैठ जाते हैं तीनों एक ही ऑर्डर में, तो बीच की टर्म कौन सी होगी। ओके, मिडिल टर्म में बतानी है कि बीच में कौन बैठेगा, बीच की पोजीशन कौन सी होगी, मिड पोजीशन कौन सी होगी। अब कंपेरिजन करते हैं, पहले हम सबसे पहले इस दोनों का कंपेरिजन करें। हमने क्या करा, इन दोनों का जब कंपेरिजन करेंगे तो देखो सी ग्रेटर देन ए था, सी ग्रेटर देन ए था। अब ए के बाद में ये वाली पोजीशन लिख दें, तो ए ग्रेटर देन बी। ओके, यहां से हमारा रिजल्ट हो गया, यानी कि ये हमारी कंडीशन इन दोनों से कंपेरिजन करके ये वाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे देखो इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, ठीक, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। अब तो कंपेरिजन कर लो, तो इसमें क्या है देखो सी इज लेस देन डी कह सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। लेकिन हमारे क्या था, सी लेस देन डी है, तो हम ये कहेंगे सी लेस देन डी। ओके, इन दोनों के कंपेरिजन से हमारा ये वाला सेटिंग अरेंजमेंट आ गया। तो अब देखो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हमने लिखा है डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। लास्ट में कंडीशन इसने क्या कहा है कि जो है वो सबसे बड़ा है, तो ग्रेटर देन ई यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि मिड पोजीशन कौन सी होगी, तो देखो इन दोनों की मिड वाली हमारी मिड पोजीशन होगी, यानी बी इज ए राइट आंसर, बी जो हमारा बीच में बैठा होगा। ओके, इजी था, ये तो बहुत ही इजी था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, 4 चिल्ड्रन है वो एक रूम में बैठे हुए हैं। ओके, ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट ऑफ नेक्स्ट टू बी, ए जो है बी के नेक्स्ट में है, तो देखो हमारा ए है और उसके नेक्स्ट में बी है। एक कंडीशन देखो ये बनती है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है भाई, बी है और एक ये ए है, ये भी कह सकते हैं भाई ये दोनों इस तरह से बैठने का अरेंजमेंट ये है। आगे क्या कह रखा है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी, तो ए के नेक्स्ट में सी नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है कि देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे सी नहीं होगा, और इसके बाद में अगर यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे भी सी नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि देखो या तो सी यहाँ पे बैठा होगा या फिर सी हमारा यहाँ पे बैठा होगा। ओके, आगे क्या कह रहा है, इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी। अब ये कह रखा है कि जो सी के पास जो है ना वो डी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डी एक तरह से अगर कंडीशन देखो 4 चिल्ड्रन थे, तो यहाँ पे डी है, इसका मतलब डी यहाँ पे नहीं होगा, इसका मतलब डी यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कहा है कि डी का होगा, देखो डी हमारा होगा यहाँ पर, इसका मतलब डी हमारा होगा यहाँ पर। देखो 4 चिल्ड्रन थे तो क्या अरेंजमेंट आया, डी ए बी सी, सी बी ए डी। ओके, ये दो अलग अलग कंडीशन बनी हमारी। तो आगे क्या कह रहा है, हु इज आर ऑक्यूपाइंग सीट्स एडजस्ट टू डी। अब इसने कहा है कि डी के पास में हमारा कौन होगा, तो देखो डी के पास में देखो यहाँ पे देखो इस वाली कंडीशन में, तो देखो डी के पास में कौन है हमारा, ए है, और देखो इस वाली कंडीशन में देखो डी के पास में कौन है हमारा, ए है, तो इसका मतलब ये क्या है कि इसका आंसर आएगा बी। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जॉर्ज अटेंड्स म्यूजिक क्लास ऑन ए मंडे। देखो ये क्या है कि जॉर्ज है
मंडे को बीजू क्लास अटेंड करता है। अच्छा देखो इसमें अगर इसमें देखें, देखो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी कि डे की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डे ही लिख लेते हैं। देखो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये हमारा थर्सडे, ये फ्राइडे एंड ये हमारा सैटरडे। ओके, इसने क्या कहा है कि जो है म्यूजिक क्लास को अटेंड करता है मंडे के दिन, तो मंडे के दिन हमारी म्यूजिक क्लास रहेगी। ओके, आगे क्या कहा है, ही अटेंड्स मैथमेटिक्स क्लास ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के दिन इसने क्या करा है, मैथमेटिक्स की क्लास को अटेंड कर रहा है। ओके, ये वाला हो गया। अब क्या कहा आगे, हिज लिटरेचर क्लासेस आर नॉट ऑन फ्राइडे, इसने कहा कि फ्राइडे के दिन जो है ना हमारी जो लिटरेचर की क्लास थी वो नहीं होगी, मतलब फ्राइडे के दिन नहीं होगी। इसका मतलब क्या कह रहा है कि हो सकता है कि वो दूसरे दिन हो। ओके, ही अटेंड्स हिस्ट्री क्लासेस ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस, ये रखा है हिस्ट्री की जो क्लास है वो मैथमेटिक्स क्लास के बाद होगी। तो मैथमेटिक्स की क्लास कब होती है, वेडनेसडे, तो इसका मतलब ये है थर्सडे के दिन हमारी कौन सी क्लास होगी, थर्सडे के दिन हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हिस्ट्री। ओके, ऑन ट्यूसडे ही अटेंड्स हिज स्पोर्ट्स क्लासेस, तो ट्यूसडे के दिन कौन सी क्लास हो जाएगी, हमारी स्पोर्ट्स की क्लास होगी। तो देखो इसने क्या कहा था कि लिटरेचर की जो हमारी क्लास है वो फ्राइडे के दिन नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि वो लिटरेचर की जो क्लास है हमारी वो सैटरडे के दिन होगी। ठीक, आगे क्या पूछ रहा है, इफ ही अटेंड्स जस्ट वन सब्जेक्ट इन ए डे एंड हिज संडे इज फ्री, ये कह रहा है संडे को ये क्या है, फ्री है, देन ही इज आल्सो फ्री ऑन, तो ऐसा कौन सा दिन है जो जिसमें वो फ्री रहता है, तो देखो फ्राइडे का ही दिन है, यहाँ पे देखा एक फ्राइडे का ही दिन है जिसमें वो फ्री रहता है, उसकी कोई क्लास नहीं होती, बाकी उसकी कोई ना कोई क्लास ना किसी दिन होती है। तो आंसर क्या आएगा, फ्राइडे, यानी कि डी आंसर इज करेक्ट। इजी था, बस कुछ नहीं था, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके बेस पर हमने क्या करा कि हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक जगह लिख ली, आंसर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए रो ए इज इन द 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज इन द 10th पोजिशन फ्रॉम द राइट। इसने क्या कहा है कि ए और बी की पोजीशन दे रखी है लेफ्ट से और राइट से। तो अगर देखो हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये हमारा लेफ्ट होता है और ये हमारा राइट होता है। ओके, इसने क्या कहा है कि 11th पोजीशन है लेफ्ट से ए की, तो यहाँ से तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे उसकी क्या पोजीशन है, ए की जो पोजीशन है वो 11th है। ओके, इसका मतलब ये क्या है कि इससे पहले और 10% रहेंगे यहाँ पर, 10% से पहले यहाँ पे रहेंगे। ओके, आगे क्या करा है, बी इज द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट, बी की जो है राइट से वो 10th पोजीशन है, तो इसका मतलब समझ लो हमारा बी यहाँ पर, अगर यहाँ पर है तो ये मेरा बी है, उसकी कितनी है, 10th पोजीशन है। इसका मतलब क्या है कि 9% और यहाँ पे रहेंगे। ठीक, ओके, आगे क्या करा है, इफ ए एंड बी इंटरचेंज, यदि ए को बी और बी को ए के साथ इंटरचेंज कर दिया जाएगा, यानी कि इसकी जगह अब क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ गया बी और यहाँ पे हमारा आ गया ए, मतलब इसने क्या करा कि इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तो देखो इंटरचेंज कर दिया तो ए बिकम 18th फ्रॉम द लेफ्ट, अब ए जो है वो लेफ्ट से कितना है, 18th पोजीशन है, यानी कि अब यहाँ की ए की जो पोजीशन है, जो ये न्यू पोजीशन जो होगी ए की वो 18th है, 18th। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखो 18th तो ये थी, तो ये हमारी 18th पोजीशन थी, यानी कि 18वीं पोजीशन थी, और हम जानते हैं कि इसके बाद में कितने हैं, और यहाँ पे पर्सन रहेंगे 9% और रहेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं टोटल की बात करूं कि टोटल स्ट्रेंथ कितने थे यहाँ पर बंदे, यानी कितने पर्सन थे, तो हम लिखेंगे 18 + 9 = 27। ओके, यानी कि अगर टोटल पर्सन की बात करूं तो टोटल पर्सन अब रो में कितने रहेंगे, लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट में टोटल पर्सन रहे हमारे 27। यहाँ से आता है 27 आ गए। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी, ये कह रहा है ए और बी के छोड़कर अब उसके बाद में कितने टोटल पर्सन है। अगर हम बात करें टोटल पर्सन की, तो टोटल पर्सन कितने निकल के आए थे हमारे, 27 निकल के आए। उसमें ये कहा है कि 27 में से ए और बी यानी कि 2 पर्सन को और हम वहां से हटा दें तो कितने बचे, 25%, 25% और रहेंगे। इसका मतलब ये है आंसर सी इज करेक्ट। ओके, आया समझ में, कुछ नहीं था, बस लेफ्ट टू राइट हमें एक कंडीशन है, ये लेफ्ट है हमारा, ये राइट है, उसके बाद में इसने जो मानी थी ए की पोजीशन उसमें 11th पोजीशन थी, बी की जो पोजीशन राइट से जो मानी थी उसकी 10th पोजीशन थी, उसके बाद में हमने क्या करा था, इन दोनों को चेंज कर दिया, इसको बी कर दिया था, इसको ए कर दिया था,
जो ये वाली पोजीशन जो आई थी वो लेफ्ट से वो 18th में आई थी, यानी कि 18 पीपल यहाँ तक रहेंगे। तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 8 और 9 यहाँ पे पहले से थे, तो 18 और 9 27 हो गए। और उसके बाद में क्या है कि ए और बी को रिमूव कर दें तो टोटल पर्सन 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो 25 लोग रहे थे यहाँ पर। ओके, तो आंसर सी इज करेक्ट, 25। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। देयर आर 6 विलेज ए बी सी डी ई एंड एफ। इसमें 6 विलेज हैं, ठीक। एफ इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ डी। एफ जो है वो डी के वेस्ट में 1 किलोमीटर। बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। बी जो है वो ईस्ट में है 1 किलोमीटर बी के। ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। जो हमारा ए जो है वो 2 किलोमीटर है ई के नॉर्थ में। ओके, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। सी जो है 1 किलोमीटर है ए के, कहां पर, ईस्ट में। एंड डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। डी जो है वो ए के साउथ में है 1 किलोमीटर। देखो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसकी दे रखी है, देखो ए की दे रखी है। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है। तो हम क्या करते हैं कि ए को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। ओके, ए को हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो देखो हमारे ये ए है, विलेज, विलेज की बात करें हमारा क्या है, ए है, ए। ओके, अब ये इसने क्या कहा है, देखो इसको देखते हैं, यहां से उठाते हैं इसको, इस वाले पॉइंट से। इसने कहा है ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। भाई ए जो है ई के नॉर्थ में है, इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि ई कहाँ रहा होगा हमारा, एक तरह से नीचे रहा होगा। देखो ये मेरा क्या रहा है, क्या रहा है, ई रहा है, यहाँ पे हमारा ई विलेज है। ओके, कितना है, 2 किलोमीटर है। ओके, देखो भाई ये लाइन कंप्लीट हो गई, ये वाला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरे में क्या कहा है, सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। अब देखो इसने सी की बात करा है, क्या कह रहा है कि सी जो हमारा ईस्ट में होगा। ओके, कितना, 1 किलोमीटर ए के ईस्ट में होगा। तो देखो ये सी को ये देख लेना। अब देखो ए हमारा ये है और उसके बाद में कितना है, सी है, कितना, 1 किलोमीटर, कितना, ईस्ट में। तो यहाँ ए से जाएंगे हम सी पर, ये सी हो गया, ये हमारा कितना है, 1 किलोमीटर है। आगे क्या कह रहा है इसने, डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। डी जो है वो 1 किलोमीटर है ए के साउथ में। देखो हम यहाँ पे आए तो ये पॉइंट मेरा हो गया डी, जो 1 किलोमीटर है। देखो ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट भी हो गया। आगे देखते हैं, अब आगे इसने क्या कहा है, क्या कहा है आगे उसने, बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। ये बी की बात कर रखा है, बी की कितना है, बी जो है ई से 1 किलोमीटर है ईस्ट में। तो देखो हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे चले गए, ये हमारा आ गया बी, ठीक, ये 1 किलोमीटर है। आगे क्या कहा है इसने, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब आगे क्या कहा है, एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। देखो ये डी है, डी के कहा है, वेस्ट में है, कितना, हमारा 1 किलोमीटर। ओके, अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ये हो गया पॉइंट। तो ये हमारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से हमारी ये पोजीशन मालूम पड़ गई कि कौन सा विलेज कहाँ पर है। ओके, अब आगे पूछ क्या रहा है, विच 3 विलेजेस आर इन ए लाइन। इसमें क्या कहा है कि 3 विलेज एक ही लाइन में कौन से हैं ऐसे। तो देखो बात करें, देखो ए, डी और ई, ये तीनों विलेज ऐसे हैं जो एक ही लाइन में हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ए सी बी, ये नहीं होगा, ए डी ई, हाँ तो देखो ये ए डी ई, आंसर इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी था। क्या करना है कि बस जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनको विलेज को अरेंजमेंट कर देना है कि कौन सा विलेज कहाँ पर है और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द स्टेटमेंट्स बसेज आर द कॉजेज ऑफ द मोर एक्सीडेंट्स देन कार्स। इसमें इसने कहा है कि बसेस से जो एक्सीडेंट होते हैं वो कार के कंपेरिजन में ज्यादा होते हैं, ठीक। एंड ट्रक्स कॉजेज fewer accidents than buses। इसमें कहा है जो ट्रक जो होते हैं, ट्रक के कंपैरिजन में बसेस जो है एक्सीडेंट ज्यादा करती हैं। इसका मतलब देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहेगा, देखें इसमें कि देखो बस, हमारी बसेज हो गई और यहाँ पे हो गई हमारी कार्स। तो इसने एक्सीडेंट की बात की है कि बस से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कार के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन बस की तरफ लगा देंगे। यहाँ पे हमें यह मालूम पड़ रहा है बस से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है एज कम्पेयर टू कार के। ओके, आगे उसने क्या कहा है कि ट्रक्स के कंपैरिजन में बसेस से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम ट्रक की बात करूं, ठीक, ट्रक से क्या है, कम एक्सीडेंट होते हैं बसेस के कंपैरिजन में।
ओके, यहाँ पे क्या है, इसने ये दो कंडीशन दे रखी हैं। ओके, देखो इन दोनों के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन बना लेंगे। तो ये क्या हमारा बसेस है, बसेस को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कार को सी से और ट्रक को टी से। ओके, इसमें इसने क्या कहा है, देखो बस से ज्यादा हमारी क्या है एक्शन होता है एज कम्पेयर टू कार के। तो बस इज ग्रेटर देन सी लिख देंगे कि बी फॉर बस, सी फॉर कार। ओके, और टी फॉर ट्रक, ट्रक से क्या है कि हमारे कम एक्सीडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू बस से। हम यहाँ पे लिख देंगे लेस देन बी। ओके, तो ये क्या है कि हमारी फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक, अब क्या है, उसने आगे क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉ। अच्छा, कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, अब देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या हमारा, देयर आर मोर बसेज ऑन द रोड देन ट्रक्स। अब इसने क्या कहा है, देखो इसने ये कहा है कि बसेस जो है ना वो ट्रक के कंपेरिजन में रोड पर ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे बात तो है ना हमारी एक्सीडेंट की हो रही है, ना कि ये नंबर ऑफ बसेज या नंबर ऑफ ट्रक की, और ना ही इसने इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमारी बस ज्यादा है या हमारे ट्रक ज्यादा है या हमारी कार ज्यादा है। बस इसने क्या बताया है, इसने ये बताया है कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो बस से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रक के। ओके, तो हम इस वाले ऑप्शन से ये कह नहीं सकते कि हमारे नंबर ऑफ बसेस ज्यादा हैं या नंबर ऑफ ट्रक ज्यादा हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, कार ड्राइवर्स आर मोर केयरफुल देन बसेस ड्राइवर। तो देखो यहाँ से इसने कार ड्राइवर की बात की है। ठीक, कि कार ड्राइवर्स जो होते हैं वो मोर केयरफुल होते हैं बसेस से। अब हमारे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे कार ड्राइवर जो होंगे वो ज्यादा ही केयरफुल होंगे। क्यों, केयरफुल तो हमारे बसेस ड्राइवर भी होते हैं। लेकिन क्या है कि इसने कोई कंडीशन नहीं दी, इसने सिर्फ एक कंडीशन दी है। इसमें कंडीशन दे रखी है कि बस से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कार ड्राइवर जो होंगे वो मोर केयरफुल होंगे। ठीक, यानी कि ऐसा हमें कोई डाटा इसमें दे नहीं रखा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत है। अब ऑप्शन सी क्या है, ट्रक ड्राइवर्स आर मोर स्किल्ड देन ईदर कार और बस ड्राइवर्स। देखो इसमें स्किल वाली बात भी नहीं कही गई। जो हमारे स्टेटमेंट है इसमें ये भी नहीं कहा गया कि कौन हमारा ज्यादा स्किल्ड होगी, बस ड्राइवर होगा, कार ड्राइवर होगा या ट्रक ड्राइवर होगा। हमें इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा मोर स्किल्ड है। तो हम ये भी हमारा कहेंगे ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, नन ऑफ द एबव। देखो ये हमारे स्टेटमेंट सही है, डी। क्यों, क्योंकि देखो इसने जो इन्फॉर्मेशन जो दी है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ एक्सीडेंट के लिए कि एक्सीडेंट बस से सबसे ज्यादा होते हैं और कार से और ट्रक से एज कम्पेयर टू कम होते हैं। बस इसने इतना कहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि भाई हमारी रोड पर बस ज्यादा है, या फिर ये नहीं दे रखी कि कार ड्राइवर जो होते हैं मोर केयरफुल होते हैं, या फिर इसने ये नहीं दे रखी कि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो ज्यादा स्किल्ड होता है इनमें। हम क्या है इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा हमारे किस में स्किल ज्यादा है। नंबर ऑफ बसेस हम ये नहीं कह सकते कि रोड पर बस ज्यादा है, ट्रक ज्यादा है या कार ज्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि कार ड्राइवर जो होते हैं मोर केयरफुल होते हैं या बस ड्राइवर होते हैं वो लेस केयरफुल होते हैं, या ट्रक ड्राइवर होते हैं मोर केयरफुल होते हैं। हम इसमें ये भी नहीं कह सकते कि किसका स्किल्ड ज्यादा है, ट्रक का या बस का या कार का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, with reference to the figures given below, number of different routes from U and or V, T is the next node after V is। इसमें कहा गया है कि देखो हमें क्या है कि S से T पर जाना है। ओके, यानी कि S से हमें कहा है T पर जाना है, तो हम U और V से होते हुए जाएंगे, लेकिन क्या है इसमें रिपीट नहीं होगा, दोबारा से हम U पर या V पर आए। ओके, तो देखो जब हम S से U पर जाएंगे तो इसके कितने रूट हैं, देखो इसके 3 रूट हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, अब देखो हम यू से वी पे जाएंगे तो कितने रूट होंगे, इसके 2 रूट हैं, एक ये और एक ये वाला। इसके बाद में अब हम वी से टी पे जाएंगे, तो वी से टी पे जाएंगे तो कितने रूट हैं, एक ये वाला रूट है, एक ये वाला रूट है, एक ये वाला रूट है। ओके, उसके बाद जाने के बाद में हम टी पे पहुंच जाएंगे, एस से टी पर। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि देखो एस से यू पे जा रहे हैं, यानी एस से यू पे जा रहे हैं तो कितने रूट बन रहे हैं, वो बन रहा है 3 रूट। और जब यू से वी पे जा रहे हैं तब कितने रूट बन रहे हैं, तब बन रहे हैं 2 रूट। और जब वी से टी पे जा रहे हैं तो कितने रूट बन रहे हैं, तब बन रहे हैं हमारे 3 रूट। तो देखो इसका आसान तरीका ये है कि पॉसिबिलिटीज फाइंड करने के लिए देखो एस से टी पर जाने के लिए कितने तरीके हैं, तो हम क्या करेंगे इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 18। यानी कि एस से टी पे जाने के लिए कितने पॉसिबल रूट है, हमारे 18 रूट हैं। ओके, तो आंसर डी इज करेक्ट। इजी था।
अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि एक सिंपल से यहाँ पे समझ लो कि ये अल्टरनेट मेथड है हमारा, इसको सॉल्व करने का। ये वैसे अगर हम चाहते तो एक रूट पहले इसको बनाते, अगर हम जैसे इसको 1 मान लें है, इसको 1 डैश मान लें, इसको 1 डैश डबल डैश मान लें, उसके बाद में इसे 2 मान लें, इसे 2 डैश मान लें, इसे फिर 3 मान लें, इसे 3 डैश मान लें, इसे 3 डबल डैश मान लें। तो देखो जाने के तरीके क्या जाएंगे कि 1 से जब हम यू पे आएंगे तो देखो एक तो ये है कि 1, ठीक, एक ये तरीका है 1 डैश, और एक तरीका है 1 डबल डैश। उसके बाद में फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो 1 से हम जाएंगे 1 2 3, हम डायरेक्ट टी पे ऐसे भी पहुंच सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 1 2 डैश 3, यानी ये देखो तरीका क्या हो गया, इस तरह से आया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से आके फिर इस तरह से आ गया, ठीक। और उससे अगला तरीका क्या हो सकता है, देखो हम ये भी हो सकता है 1 2 3 डबल डैश, इनकी 1 से, ठीक है, यहाँ पे आया, या फिर 2 से गया, 2 से फिर हमारा डबल डैश पे चला गया। तो इस तरह से अगर हम टोटल तरीके बनेंगे तो सबके अलग अलग तरीके बनेंगे, वो बनेंगे 18। तो इसको इस तरह से सॉल्व ना करके हमारा डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है कि हम क्या करें कि जितने रूट आ रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करते जाएं। तो 3 रूट पहले में आ रहे हैं, 2 रूट दूसरे में आ रहे हैं, और तीसरे में 3 रूट आ रहे हैं, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 18। ओके, ईजी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फिट्स इनटू ब्लैंक पार्ट ऑफ द एबव मैट्रिक्स। इसमें कहा है कि यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स हमारी आएगी। तो देखो अब इस मैट्रिक्स को देखते हैं। पहले हमने क्या करा, ये वाला बॉक्स ले लिया, ये वाली रो ले ली, ठीक। इसमें हम एरो देखते हैं। तो देखो पहले बॉक्स का जो एरो जो है वो ऊपर है, उसके बाद में देखो सेकंड बॉक्स के एरो की इसकी बात करें तो इसमें देखो एक एरो ने तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, यानी कि एक एरो तो बिल्कुल एज इट इज रहा, और बाकी दूसरे एरो ने क्या करा कि उसने अपनी पोजीशन को जस्ट रिवर्स कर लिया, यानी कि उल्टा हो गया। तो देखो यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लिया, यानी कि उल्टा हो गया, ठीक। उसके बाद में अब तीसरी फिगर में देखते हैं इस वाले बॉक्स में, तो इसने क्या करा यहाँ पर, यानी कि यहाँ से तो इस तरह से आया, यानी कि एक पोजीशन इसने अपनी ये वाली चेंज करी, ठीक। अब जब ये यहाँ पे आया है, यानी कि इसने जो ये वाला बॉक्स बनाया है, तो इसने क्या किया, दोनों ने अपनी पोजीशन एक साथ चेंज कर ली, यानी कि ऊपर वाले की नीचे हो गई, इस वाले एरो की, ये जो अपवर्ड एरो था वो डाउनवर्ड हो गया, और जो डाउनवर्ड एरो था वो अपवर्ड हो गया। ओके, ये चीज समझ में आई आपको क्या, यानी कि यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो ये लग रहा है कि एक बार एक ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, फिर दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। इसी तरह से अब देखो इस वाले बॉक्स में हम देखते हैं, इस वाले बॉक्स में तो एक की पोजीशन इस तरह से इसने दी है, ठीक। उसके बाद में वही रूल लगेगा जो इसमें लगा था, यानी कि इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, यानी कि ये एरो जो है अपवर्ड ही रहा। उसके बाद में देखो ये एरो जो हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो दूसरे में हमारा एरो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि इस वाले ने सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करी है, ओनली इसने, ठीक। इसके बाद में जब इसका थर्ड फिगर जो आएगा ना, तो क्या है, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, यानी कि जो ये वाला एरो था यानी कि अपवर्ड था वो डाउनवर्ड हो गया, ओके, और जो ईस्ट की तरफ था वो वेस्ट की तरफ हो गया। तो अब बात करते हैं हम इस वाले की, यानी कि इसका क्या होगा। अब देखो जब मैं इसकी बात करता हूँ, ये यहाँ पे देखो, ओ ये वाला पहले बॉक्स बना लेते हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, उसके बाद में ये हमारा फिल है, हमें ये नहीं मालूम, उसके बाद में दोनों की पोजीशन चेंज हुई है। तो देखो या तो आप इससे भी ले सकते हो ये चीज है, या फिर आप इससे भी ले सकते हो। अब कैसे, देखो इससे कैसे लेंगे कि ये वाला एरो जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, यानी कि अपवर्ड है तो अपवर्ड ही रहेगा, और सेकंड एरो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, यानी कि देखो ये डाउनवर्ड था तो ये अपवर्ड हो गया, ठीक। तो देखो ये आ गया। या फिर आप इससे कैसे ले सकते हो, मैंने क्या बताया था, जो लास्ट में जो एरो आते हैं, यानी कि देखो इसमें इसमें और इसमें जो लास्ट में जो एरो आ रहे थे, उन्होंने क्या करा था कि अपनी पहले वाला जो फिगर था उससे अपनी दोनों पोजीशन उसने जस्ट रिवर्स कर दी थी, यानी कि जस्ट उल्टी कर दी थी। तो देखो ये हमारा दोनों एरो क्या है हमारे, ये दोनों हमारे डाउनवर्ड है, तो दोनों एरो फिर इससे पहले वाले क्या हो जाएंगे, यानी कि इससे पहले वाले एरो क्या हो जाएंगे, अपवर्ड हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका मतलब, देखो आंसर बी इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो आएंगे एरो वो अपवर्ड आएंगे ये वाले। ओके, इजी था, बस हमें देख लेना है कि कौन सा रूल ये फॉलो कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द टेबल गिवन बिलो इन विच द नंबर्स बियर सर्टेन रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्फ अलोंग द रोज। तो उसमें क्या करा है, तो ये वाली क्वेश्चन मतलब एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है ना, और उस मैट्रिक्स में भी एक्स की वैल्यू हमें पूछ रहा है, ये इस वाली एक्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द मिसिंग नंबर्स इंडिकेटेड अबव बाय एक्स, ठीक है, मैंने कि एक्स पूछ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप बन रहा होगा। ओके, तो अगर मैं क्या करता हूँ, देखो देखो ये दिस
प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों को क्या करा मैंने ऐड करके देखता हूँ मैं, इन तीनों को मैं ऐड करके देखता हूँ, यानी कि 29, 13 एंड 18। तो कुछ जब इसको ऐड करूंगा तो 29 और 3 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 2 4 5 6, यानी कि कितना आ गया 60 आ गया, यानी कि इसका सम कितना आ गया, इसका सम आ गया हमारा 60। ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं नीचे वालों को लेता हूँ, इसका सम देखता हूँ, यानी कि 30, 27 एंड 3, इसका सम लूंगा 3 प्लस 7 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, यानी कि इसका सम कितना आ गया, देखो इसका भी सम कितना आ गया 60 आ गया। तो देखो हमें एक चीज मालूम पड़ रही है कि इसका भी सम 60 है और इसका भी सम 60 है, तो इसका सम क्या होगा, इसका भी सम 60 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 33 प्लस एक्स 90 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 60 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस, अब देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर ले रहे हैं, यानी कि 33 प्लस 90, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 52, ठीक है, इसका सम 52 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 8, इनकी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आई 8, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 8 आंसर इज करेक्ट। ओके, क्यों x की वैल्यू पूछ रहा है और x क्या हमारा 8 आ रहा है, बहुत ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, देखो क्या है इसने, देखो फिगर दे रखी है, एक ये वाली फिगर दे दी है इसने, एक ये दे रखी है, एक ये 4 फिगर दे रखे हैं। अब आगे क्या कहा इसने, चेंज इन पोजिशन ऑफ बीट्स इन द फिगर्स अबव द फॉलोज ए सीक्वेंस, follows the same sequence which of the figures look should appear as the fifth figure above। तो इसमें क्या कहा है, ये 4 फिगर दे रखी हैं, तो पूछा है कि 5वीं फिगर कौन सी होगी, यहाँ पे जो फिगर आएगी वो फिगर कौन सी होगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले 2 फिगर को देखते हैं, देखो इन दोनों को देखते हैं पहले, तो ये फिगर हम यहाँ पे इस तरह से बना ले रहे हैं, ये हमने क्या करा, इस फिगर को इस तरह से हमने बना लिया, ये आपस में एक दूसरे ज्वाइंट है। ओके, हमने ये भी इस तरह से बना लिया। अब एक चीज देखो, तो इस वाली फिगर में इसने इधर ब्लैक करा है, ठीक, और इस वाली में इसने इधर ब्लैक करा है, इस वाले में इसने इधर ब्लैक करा है और इसमें इसने नीचे ब्लैक करा है। ओके, इसी तरह से अब देखो इसने क्या करा कि इस वाली फिगर के लिए, यानी कि जब यहां से ये सेकंड फिगर आई है, इस फिगर की बात कर रहा हूं, जब यहां से सेकंड फिगर आई है तो इसने क्या करा है, देखो इन दोनों को पहले चेंज करा है, ठीक है ना, यानी कि ये वाली फिगर ऊपर पहुंचा दी, ये वाली फिगर इसने नीचे पहुंचा दी है, इसका मतलब देखोगे, इसका मतलब देखो, यानी कि ये सीक्वेंस ने इस तरह से करा। ओके, ये सीक्वेंस ने इस तरह से करा है, इसी तरह से ने क्या क्या करा है, इसको ऊपर और इसको नीचे, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पहुंचा दिया इसका। तो अब ये देखोगे तो ये इधर इस तरह से और ये इस तरह से, तो अब देखोगे, देखो पहली फिगर और दूसरी फिगर हम अगर देखें तो बिल्कुल सेम सेम है, बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरे से तीसरी फिगर, यानी कि दूसरे से तीसरी फिगर किस तरह से बनाई है, यानी कि तीसरी फिगर की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसने जो इस फिगर में जो रूल फॉलो करा है, तो वो ये वाला लेफ्ट टू राइट पहुंचा दिया है और ये राइट टू लेफ्ट पहुंचा दिया है, यानी कि पहले ये वाली चीज ली थी, अब इसने ऊपर की चीज ली है, ठीक। इसी तरह से नीचे वाला लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इस तरह से पहुंचा दिया, तो देखो क्या फिगर आएगी, फिगर आएगी इस तरह से। अब लेफ्ट टू राइट था, यानी कि इसका मतलब ये कहां चला जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक। और ये कहां चला जाएगा, ये देखो ये नीचे आ गया, इसलिए इसी तरह से ये कहां चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा। कुछ समझ में आया, अब इसको ज्वाइंट कर दो चारों को। तो अब अगर ये वाली फिगर देखेंगे, यानी कि थर्ड फिगर देखेंगे, तो सेम टू सेम थर्ड फिगर ऐसी है। अब देखो थर्ड से फोर्थ लिया है, यानी कि इस फिगर से जब ये वाली फिगर ली है फोर्थ वाली, यानी कि देखो इस फिगर को मैं एक बार यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ओके, इस फिगर को मैं एक बार यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यानी ये क्या है, ये नीचे है और इसमें ये राइट में है, इसमें ये लेफ्ट में है और इसमें ये अपवर्ड है, ठीक। अब जब ये इस फिगर से, यानी कि थर्ड फिगर से फोर्थ फिगर बनेगी, यानी कि ये वाली फिगर बनेगी, तो देखो इसने इसमें कौन सा रूल फॉलो करा है, अब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इसी तरह से ऊपर का नीचे
और नीचे का ऊपर, यानी कि पहला वाला रूल फॉलो करा है। देखो कौन सा आ गया, ये वाला आ जाएगा इस तरह से इसमें, ठीक। यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये वाला और ये वाला, ओके। इसी तरह से इसमें ये वाला और इसी तरह से इसमें ये वाला। अब चार को ज्वाइन कर दो, ओके। उसके बाद में अब देखो मैच कर लो, तो एज इट इज है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी फिफ्थ फिगर बनेगी उसका रूल क्या होगा, उसका रूल होगा ऊपर वाले का, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इस तरह से होगा। यानी कि अब ये वाली फिगर किस तरह से बनेगी, ये वाली फिगर ये मान लो इस तरह से हमारी बनेगी। कौन सी वाली, यानी कि लेफ्ट टू राइट गया था, यानी कि ये इस तरह से बन गया, ओके। और ये राइट टू लेफ्ट गया, यानी कि ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद में नीचे का देखो, ये यानी कि ये किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ओके। और देखो ये किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद में अब इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं चारों को। तो अब मैच करो, तो कौन सा फिगर है, फर्स्ट फिगर है इसमें, तो फर्स्ट फिगर नहीं है, क्यों, कि इसका ये क्या है ऊपर, यानी कि अपवर्ड में ब्लैक है, उसका क्या है यहाँ पे ये लेफ्ट में ब्लैक है, ओके। अब बी देखते हैं, बी का लेफ्ट ये वाला सही है, और हमारा ये वाला देखते हैं तो ये वाला भी सही है इधर की तरफ, नीचे वाला देखते हैं ये भी सही है, और इसका ये मिलाते हैं ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, आंसर बी इज करेक्ट, ओके। ये था, बस हमें कुछ नहीं करना है कि देखो पहली फिगर में जब पहले से दूसरे फिगर में गया है तो ये वाला इसने रूल फॉलो करा है कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे पहुंचा दिया। इसी तरह से इसमें नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पहुंचा दिया। अब जब दूसरे से तीसरे में गया है तो क्या है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से गया है। अब तीसरे से चौथे में गया है तो वही रूल फॉलो करा इसने, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो ये हमारी फोर्थ फिगर आ गई थी। अब इसी तरह से हम फिफ्थ फिगर लेंगे तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आ जाएगा, ओके। इजी था, थोड़ा हमें इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स विद वन ऑफ द एम्प्टी ब्लॉक इन द लोअर एक्सट्रीम कॉर्नर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक कॉर्नर है और यहाँ पे एक एम्प्टी ब्लॉक है, ठीक कॉर्नर में। अब इसको बताने की यहाँ पे क्या आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर कुड फिट इन द एम्प्टी ब्लॉक्स एंड दस द कंप्लीट मैट्रिक्स। लिख रखा है कि यहाँ पे क्या आएगा, इसको बताओ और मैट्रिक्स को कंप्लीट करो, ओके जी। अब देखते हैं, देखो जब हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि अप टू डाउन जा रहे हैं। देखो इसमें कितने हमारे सर्किल हैं, इसमें सर्किल है 4, और हमारे ट्राइंगल कितने हैं, ट्राइंगल है हमारे 2, यानी कि 4 सर्किल और 2 ट्राइंगल है। अब मैं इसके अगर नीचे की बात करूँ तो देखो इसमें कितने सर्किल हैं, इसमें सर्किल है 3, और ट्राइंगल की बात करूँ तो कितने हैं 1, यानी कि क्या है कि एक सर्किल कम हो रहा है और एक हमारा ट्राइंगल कम हो रहा है। जब ऐसे इसके नीचे जाएंगे तो देखो कितने सर्किल बचे, 2 सर्किल बचे, ओके। लेकिन ट्राइंगल हमारे 0 है, ठीक, यानी कि 2 2 0, इसका मतलब ये कि 2 हमारे क्या है सर्किल है और 0 हमारे ट्राइंगल है। देखो इसी तरह से इसमें देखते हैं, इसमें कितने सर्किल है, इसमें 1 2 3 सर्किल, और ट्राइंगल कितने हैं 3 है। तो जब इसके नीचे वाले में जाएंगे तो 1 सर्किल, यानी कि एक सर्किल कम हो गया और एक सर्किल एक ट्राइंगल कम हो गया, तो 2 सर्किल और 2 ट्राइंगल बचे इसमें। अब इसी से जब नीचे जाएंगे इसमें तो देखो 1 सर्किल और 1 ट्राइंगल, यानी कि एक कम होता जा रहा है। अब इसमें बात करते हैं, तो देखो इसमें कितने सर्किल है हमारे, इसमें 2 सर्किल हैं और ट्राइंगल कितने हैं हमारे 4 ट्राइंगल हैं। अब जब इसके नीचे जाएंगे तो देखो एक तो हमारा सर्किल कम हो गया और एक ट्राइंगल कम हो गया, तो एक सर्किल बचा और 3 ट्राइंगल बचे हैं। अब इसी तरह से अब इसके नीचे जाएंगे तो देखो एक ट्राइंगल कम हो जाएगा, देखो जब इसके नीचे जाएंगे तो क्या है कि एक सर्किल कम होगा और एक ट्राइंगल कम होगा, तो अब बचेंगे क्या, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ट्राइंगल ही बचेंगे। तो देखते हैं आंसर ए इज करेक्ट। हमें क्या है कि हम क्या है सीक्वेंस को पकड़ना है कि किस सीक्वेंस को ही फॉलो कर रहा है, यानी कि जब अप टू डाउन आ रहे हैं तो एक सर्किल और एक ट्राइंगल दोनों क्या है डिक्रीज होते जा रहे हैं हमारे, उस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग फिगर। देखो ये फिगर दे रखी है एक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज द एबव फिगर एम्बेडेड इन इट। इसमें ये बताया गया है कि देखो ये वाली जो फिगर है ना, तो इसमें से कौन सी फिगर से मिलकर ये वाली फिगर बनी है, यानी कि अलग अलग फिगर दे रखी हैं, उसमें से एक समझ लो कि निकाली हुई फिगर है, ठीक। हम इस वाली फिगर को देखें, ये फिगर कुछ इस तरह से बन रखी है, ठीक है ना। ये फिगर क्या है, ये इस तरह से तो बन रखी है फिगर। अब हम देखते हैं इस फिगर को कि ये इसमें से कौन सी ऐसी फिगर होगी जो इसको बिल्कुल फुलफिल कर रही होगी, यानी कि फिट हो रही होगी। तो एक चीज देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी तरफ से ही इस वाली फिगर को मैं बात करूं तो इस वाली फिगर को मैं इस तरह से कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैंने इस वाली को आगे बढ़ा लिया, इस वाली लाइन को डॉट 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 करके, ठीक। ये मेरी लाइन आगे बढ़ेगी और इसको भी मैंने डॉट 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 कर लिया इधर,
इस तरह से कर लिया। ठीक, उसके बाद में अगर चाहूँ तो मैं बिल्कुल इसके पैरेलल में ही, यानी कि इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन इस तरह से मैं कर दूं। अगर अब हम देखते हैं क्यों, क्योंकि ये फिगर इसमें से किसी न किसी से बनी है। अब देखो चेक करते हैं, पहले इस वाली फिगर को चेक करें। इस वाली फिगर में क्या ये इस तरह से हो सकता है? देखो हम इसको अगर चेंज भी करते हैं तब भी इस तरह से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो ये लाइन इस तरह से आने के बाद में इस तरह से आनी चाहिए। और अगर इसको देखेंगे तो देखो ये तो बिल्कुल जस्ट उल्टी हो रही है इसकी, इस तरह से आ रही है फिर लाइन। तो ये वाली फिगर तुम्हारी हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब देखो फिगर बी की बात करें तो देखो बी की फिगर में क्या है, देखो उसने, देखो पहले मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। अगर मैं बी की फिगर की बात करूंगा तो देखो उसने क्या करा है, ऐसे करने के बाद में इस तरह से आई है। देखो ये वाला ये चीज हो गई, तो ये यहाँ पे आई है। चलो यहाँ तक मैं मान ले रहा हूँ। उसके बाद में इसने देखो ये नीचे ले गया, इधर की तरफ ले गया। इसके बाद में ये इधर की तरफ ले गया। ले जाने के बाद में ये इसने कहीं से इसको ज्वाइंट नहीं करा, इसने ज्वाइंट नहीं करा। लेकिन ये क्या है, हमारी एक तरह से ज्वाइंट भी है, इस तरह से भी है और इस तरह से भी है। लेकिन इस वाली फिगर में कहीं से ज्वाइंट नहीं है। ओके, तो हमारी बी फिगर भी नहीं हो सकती। अब हम अगर डी की बात करते हैं, मैंने अभी सिर्फ डी की बात करी, तो देखो डी में क्या है कि ये फिगर हमारी इस तरह से आ रही है और ये इस तरह से आ रही है। लेकिन डी में कोई फिगर अगर बनेगी तो वो किस तरह से आ सकती है? अगर मैं इस फिगर को बात करूं तो वो फिगर इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी और इस तरह से नीचे चली आएगी। ठीक, यानी कि कोई भी फिगर इस तरह से नहीं आ रही। अगर इस तरह से आएगी तो वो क्या है, वो उल्टी हो जाएगी, इस तरह से आएगी, तो हमारी डी फिगर भी नहीं होगी। अब हमारी फिगर देखो सी। अब ये सी से कैसे बन रहा है? तो देखो अगर सी की देखो ये बात करूं कि ये वाली लाइन की बात करूं तो देखो ये आ गई। उसके बाद में इस वाली लाइन की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक जो आई है, तो देखो ये लाइन आ गई। उसके बाद में देखो ये यहाँ से इधर चली है, देखो अब देखना ये, तो ये लाइन यहाँ से इधर चली। उसके बाद में ये लाइन देखो इधर आ गई इतनी, तो देखो ये लाइन ये इतनी इधर आ गई। उसके बाद में ये इस तरह से चली गई ऊपर की तरफ, तो लाइन देखो ये ऊपर की तरफ आ गई। तो अगर देखेंगे बस एक सी ही ऐसी फिगर है जो इस फिगर को फॉलो कर रही है, यानी कि इस फिगर से ये फिगर बनी है। बाकी ए बी एंड डी जो है ना, इससे मिलकर ये नहीं बन रही है। तो अगर देखो हमने यही करा था, देखो मैंने ये यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन करी थी, तो उसमें तो ये देखो ये फिर ये इस तरह से आया, इस तरह से आ गया, इस तरह से हो गया। ठीक, एक लाइन मेरी ऐसे आ गई और एक लाइन मेरी ऐसे आ गई। ओके, तो मालूम पड़ गया अभी क्यों बना था, किस तरह से बना था। तो अब क्या है, धीरे धीरे इसको रिमूव कर दो, तो कुछ लाइन को रिमूव करते जाएंगे आप। इस तरह से था, तो क्या है कि तो सिर्फ इन लाइन को हमें रिमूव करना है। ठीक, इस वाली लाइन को रिमूव करना है, तो ये हमारा एज इट इज बन जाएगा इस तरह से। ओके, इजी था। बस क्या है कि हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना है ये फिगर किस तरह से फुलफिल कर रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स। ठीक है, अब लिखा है इसमें 3 क्वेश्चन दे रखेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलो। अभी एक हमें पैसेज दे रखा है और उसको हम रीड करके हमें क्या है कि जो हमारे क्वेश्चन है उसके हमें आंसर देने हैं। ए बी सी डी ई एफ आर मेंबर ऑफ ए फैमिली। अब देखो ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ यानी कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मेंबर है एक फैमिली में। ओके, दे आर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्रॉटमैन, लॉयर एंड जज, नॉट इन ऑर्डर। ये जो दे रखे हैं उसमें क्या है, एक इंजीनियर है, एक स्टेनोग्राफर है, एक डॉक्टर है, एक ड्रॉटमैन है, एक लॉयर है एंड एक जज है, जो इस ऑर्डर में नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, ए द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज मान लेते हैं, हमारा जो मेल जो होगा, इससे पहले भी क्वेश्चन हम क्या मानते हैं, मेल को बॉक्स में मानते हैं, और फीमेल को कैसे मानेंगे, फीमेल को मानेंगे सर्किल में। ओके, इसने कहा है कि ए जो है वो इंजीनियर है और उसकी शादी किससे हुई है, लेडी स्टेनोग्राफर से। इसका मतलब क्या है, देखो ए हमारा क्या है, इंजीनियर है। ओके, और इसकी शादी किससे हुई है, लेडी स्टेनोग्राफर से हुई है, यहाँ पे लिख देना। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में स्टेनोग्राफर। ओके, आगे कहा इसने, द जज इज मैरिड टू द लॉयर। अब इसने ये कहा है कि जज ने जो शादी करी है वो किससे करी है, लॉयर से करी है। लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम कि लॉयर कौन है और जज कौन है, कौन मेल है और कौन फीमेल है। ओके, आगे देखते हैं। एफ द डॉटमैन इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। अब इसने देखो एफ की बात की है, इसने किसकी बात करी, एफ की बात। अब देखो इसने कहा है इसमें कि एफ जो है वो ड्राफ्टमैन है और जो बी का सन है और ई का भाई है, यानी कि मैं यहाँ पे एफ लिखूं और ई का भाई यानी कि ई का ब्रदर, इसका मतलब ये क्या होगा, एफ हमारा मेल होगा। ओके, तो मेल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और एफ क्या हमारा, एफ इसने बताया हमारा डॉटमैन है। ठीक है,
तो इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं डॉटमैन। और ई क्या है, ई इसने बताया हमारा वो ई का भाई एफ है, ई का भाई हमारा क्या है एफ है। और इसने एक चीज कही है, इसमें क्या कहा इसने, इसने कहा है कि बी का सन है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बी का सन हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, आगे क्या कहा है, सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। सी की जो डॉटर इन लॉ है वो कौन है, वो डी है। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर इसने क्या कहा है, ई इज द अनमेरिड डॉक्टर। इसने कहा है, देखो ई की बात कर रहा है, देखो ये वाली, यानी देखो इसने जो बात कही है ये ई की बात की है। ये क्या बताया इसने, ये बताया कि डॉक्टर है, डॉक्टर है और हमारी क्या है अनमेरिड है। ओके, यानी कि हमारी डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ हमारी अनमेरिड है। ओके, आगे क्या कहा इसने, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। यानी कि देखो डी क्या है, डी जो है हमारी ग्रैंड मदर है किसकी, एफ की। तो अगर एक मैं बात करता हूँ कि देखो मेरा डी हो गया, देखो ये ठीक, उसके बाद क्या होगा, अब देखो डी है और डी क्या है, एफ का ग्रैंड मदर है, तो एक जनरेशन यहाँ पे आई होगी। ओके, और एक जनरेशन फिर यहाँ पे आई होगी, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, मेरा एफ होगा। ठीक, यहाँ पे हमारा एफ होगा कि उसने बताया है कि डी जो है वो ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर का मतलब क्या है कि ये एक सर्किल में आएगी। ओके, और देखो आगे क्या कहा इसने, देयर आर टू मैरिड कपल इन द फैमिली। और फैमिली के अंदर क्या है, दो मैरिड कपल हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि एक इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज देखो, इसने ये बताया, जो हमारा एक चीज हमने छोड़ दी थी, हमने क्या छोड़ी थी, देखो सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉ का मतलब समझो, डॉटर इन लॉ का मतलब ये होता है कि उसकी बहू। ओके, अब क्या है डी की बहू, देखो डी की बहू क्या है हमारी, डी की बहू है सी। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे इस डी का ये कोई बेटा होगा, बेटे को हम इससे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ओके, उसके बाद में अब ये इसकी बहू होगी कौन, सी। तो यहाँ पे दे रखा है ये बहू है इसकी सी। ओके, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ और ये इसकी सास हो गई, ठीक है ना, इनकी डॉटर इन लॉ हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखो हम चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा एफ और डी में क्या रिलेशन है कि जो डी जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, एफ की। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा कि इससे पहले एक इसने बताया था कि एफ क्या है, बी का सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा। ओके, क्योंकि इसने कहा है कि एफ जो हमारा बी का सन है। ओके, और उसने एक चीज कहा, एफ क्या हमारा, देखो इसने एफ को जो बताया था वो डॉट्समैन बताया था, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डॉट हमारा डॉट्समैन है। ओके, उसने ये बताया था एफ का जो भाई है, यानी कि एफ क्या है, ई का भाई है। देखो यहाँ से एफ ई का भाई है, तो ये हमारा ई हो गया। और इसने ये बताया था ई क्या है, ई हमारा डॉक्टर है। ओके, ये हमारा डॉक्टर है। उसके बाद में इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका यानी कि बी क्या हो जाएगा, बी इसका फादर हो जाएगा। और इसने एक चीज कही थी, क्या कहा था कि लॉयर और जज जो है आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। इसने कहा था कि द जज इज मैरिड टू लॉयर। ओके, उसके बाद में इसने एक चीज और की है, सी के बारे में क्या चीज बताया। अब देखो सी के बारे में इसने एक चीज और बताई थी, सी इज द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। तो इसका मतलब क्या है कि सी मेरी क्या है, सी मेरा लॉयर था, और सी की शादी किससे हुई थी, जज से हुई थी। बी मेरा क्या हो जाएगा, बी मेरा हो जाएगा जज। ओके, अब एक चीज और है, उसमें यह था ए हमारा इंजीनियर है। ओके, जो मेल है, और इसने स्टेनोग्राफर से शादी की थी। तो देखो इसमें अब एक चीज देखेंगे, तो डी हमारे क्या था, डी मेरा फीमेल है। तो इसका मतलब ये क्या है कि इनकी जो शादी होगी डी की, वो किससे हुई होगी, ए से हुई होगी। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें दो मैरिड कपल थे। अब ए से शादी हुई थी, ए इंजीनियर है, और शादी किससे हुई थी, ए की हमारे स्टेनोग्राफर से, तो ये हमारे स्टेनोग्राफर हो गया। ठीक, इस तरह से हमारी एक ब्लड रिलेशन की ट्री निकल के आ गई, ठीक है ना, ये ट्री बन गई हमारी। अब क्या है कि इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी। अब इसने पूछा है कि बी का प्रोफेशन क्या है। ठीक है, अब देखो बी के देखो, तो बी क्या, देखो बी हमारा जज है, तो आंसर ए इज करेक्ट, जज। ओके, तो कितना इजी था ये ट्री बनने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कपल्स। इसमें कौन से कपल्स थे, इस क्वेश्चन पूछा है, इसमें कपल्स कौन कौन थे। तो देखो ए एंड डी कपल्स हैं और बीसी कपल्स हैं। ओके, तो एडी ओनली ये नहीं होगा, बीसी ओनली ये भी नहीं होगा, बोथ एडी एंड बीसी। ओके, सी आंसर इज करेक्ट। ओके, कितना इजी था। अब देखो इसमें क्या है, एसी, तो एसी नहीं था। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी। तो डी का प्रोफेशन पूछा कि डी क्या है, डी का प्रोफेशन क्या था, तो डी क्या हमारा स्टेनोग्राफर है, तो आंसर बी इज करेक्ट, स्टेनोग्राफर। तो कितना इजी था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए। इसने कहा है देखो जो हमारी बी की जो लोकेशन है वो ए के नॉर्थ में है, तो देखो हमने ए मान लिया, तो ये हमारी ए के नॉर्थ में कौन हो गया, बी हो गया। और उसने कहा है लोकेशन ऑफ सी ईस्ट ऑफ ए, और ए के ईस्ट में कौन है, हमारी सी है। ओके, द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो देखो ए बी से डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर है, और ए सी की डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द लोकेशंस बी एंड सी, ये क्या रखा है, बी और सी की डिस्टेंस कितनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो एक तरह से देखा है तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया एक तरह से, कौन सा, ये ए बी सी, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो क्या हो गया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है हमारा 5 किलोमीटर, ओके, प्लस ए सी कितना है हमारा 12 किलोमीटर, इक्वल टू 25 प्लस 144 इक्वल टू कितना हो गया 169 हो गया। यानी कि ये हमारा बी सी स्क्वायर आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ बी सी इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर 169। ये किसका होता है, तो बी सी बराबर मेरा क्या हो गया, बी सी बराबर आ गया मेरा 13, यानी कि ये जो होगी 13 किलोमीटर होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आंसर बी इज करेक्ट 13। ठीक है, ये डायरेक्शंस का क्वेश्चन था, बहुत ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज मंडे, यानी कि किसी भी मंथ का जो तीसरा दिन है वो क्या है हमारा मंडे है। ओके, हमारे क्या वो मंडे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ, ये क्या रखा है 21st, ओके, के बाद जो पांचवा जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा। तो देखो 21st के बाद में पांचवा दिन कौन सा होगा, देखो 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4 और 26, यानी कि ये क्या रखा है कि 26वां जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा। ओके, अब देखो एक चीज देखो, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो थर्ड डे है वो हमारा क्या है, वो मंडे है। ओके, अब देखो थर्ड डे मंडे है तो इसका मतलब ये है कि अब मंडे कब पड़ेगा, देखो यानी कि अब वो 10 तारीख को हमारा मंडे पड़ेगा। ओके, उसके बाद में अगला मंडे पड़ेगा 17 तारीख को। ओके, उसके बाद में फिर मंडे कब पड़ेगा, उसके बाद में मंडे पड़ेगा हमारा 24 को, हमारे यानी कि 24 को मंडे पड़ेगा। अब ये देखते हैं, देखो ये क्या हमारा, ये हमारा 24 तारीख है, ठीक, इसमें क्या पड़ गया हमारा मंडे पड़ गया। अब उसके बाद में क्या पूछ रहा है ये कि यानी कि 21 से 5वें दिन के बाद में जो दिन वो दिन पड़ेगा वो कौन सा होगा। तो मंडे था, मंडे के बाद में हमारा ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे के बाद में हमारा वेडनेसडे हो गया, यानी कि 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, हमारा पड़ रहा है वेडनेसडे। यानी कि हम ये कह सकते हैं द फिफ्थ डे फ्रॉम 21st फ्रॉम दिस मंथ इज वेडनेसडे। ओके, इजी था, हमें कुछ नहीं करना है। देखो हम जानते हैं कि इसके बीच में कितना वो मंडे टू, देखो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो मंडे टू मंडे, ठीक है ना, 10 हो गया, 3 से 10, फिर मंडे टू मंडे 10 से 17 हो गया, फिर मंडे टू मंडे 17 से 24 हो गया। उसके बाद में क्या इसने बात करी थी कि 21 से 5वां दिन कौन सा होगा, 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, यानी कि 26 तारीख होगी, और 26 तारीख में कौन सा डे होगा, वेडनेसडे होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 books are labeled A, B, C, D, E and F and are placed side by side। 6 बुक दे रखी हैं A, B, C, D, E and F, और वो साइड बाय साइड रखी हुई हैं। ओके, अब आगे क्या कर रहा है, बुक्स B, C, E and F, यानी किस बुक की बात कर रखा है, B की, C की एंड F की, हैव ग्रीन कवर्स while others have the yellow covers, यानी कि जो बुक है B, C, E and F उसकी कैसे कवर है, उसके ग्रीन कवर हैं। ओके, और बाकी जितनी भी बची हुई बुक्स हैं उसके कैसे कवर हैं, उसके येलो कवर्स हैं। बुक्स ए बी एंड आर न्यू, यानी कि बुक ए बी एंड न्यू बुक्स हैं, वाइल द रेस्ट आर ओल्ड वॉल्यूम, और बाकी जो है पुरानी बुक हैं, ओल्ड वॉल्यूम है उनका। बुक्स ए बी एंड सी आर लो रिपोर्ट्स वाइल द रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट। देखो ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, लो रिपोर्ट्स हैं, और बाकी कौन सी है, मेडिकल एक्सट्रैक्ट हैं। ओके, अब देखो इसने पूछा क्या है, विच 2 books are old medical extracts and have green cover। उसने पूछा है कि 2 बुक जो ओल्ड हो, मेडिकल एक्सट्रैक्ट हो और ग्रीन उनके कवर हो। ओके, तो हम देखो क्या लिखते हैं कि साइड बाय साइड इसकी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो पहले तो देखो कौन कौन सी, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं बुक्स। ओके, अब बुक्स के बाद में उनके कवर देख ले रहे हैं, वो कवर कैसे उनके।
उसके बाद में क्या है कि देखते हैं बुक न्यू है या ओल्ड है, कौन सी बुक न्यू है और कौन सी बुक ओल्ड है। ओके, अब देख ले रहे हैं कौन सी बुक लो की है, कौन सी बुक मेडिकल एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है एक टेबल फॉर्म बना ले रहे हैं। उसके बाद में जो जो देता जाएगा इन्फॉर्मेशन वो हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे ए है, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ओके, देखो ये ए का है, ये बी, सी, डी, ई एंड नीचे हमारी क्या है एफ है। ओके, अब देखो अगर हम कवर की बात करें तो उसने क्या कहा है, बुक्स बी, सी, ई एंड एफ उनके कवर कैसे हैं, ग्रीन है। यानी कि बी की बात कर रहा है, बी ग्रीन, सी ग्रीन, सी के बाद में ई ग्रीन एंड एफ। ओके, ग्रीन है। और बाकी कैसी हैं, बाकी येलो हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे येलो, और एक हमारी डी हो गई येलो। ओके, अब देखें इसमें क्या है न्यू और ओल्ड। अब देखते हैं कौन सी न्यू है कौन सी ओल्ड है। तो उसने क्या कहा है, ए, बी एंड डी आर न्यू, यानी कि ए की बात करा, ए हमारी बुक क्या है न्यू है, उसके बाद में बी न्यू है और उसके बाद में डी न्यू है। बाकी बुक कैसी हैं, बाकी यानी ओल्ड है, तो ये हमारी ओल्ड हो जाएगी, ये ओल्ड बुक हो जाएगी और एक ये ओल्ड बुक हो जाएगी। ओके, आगे क्या कहा उसने, ए, बी एंड सी आर लो रिपोर्ट्स, इनकी लो की रिपोर्ट्स हैं। आगे क्या कहा उसने, ए, बी एंड सी आर लो रिपोर्ट्स, तो ये क्या है जो हमारी लो है उसकी लोस है। यानी कि ए की बात कर रहा है, ए हमारी ए, बी एंड सी। ओके, और अदर क्या है हमारी मेडिकल एक्सट्रैक्ट है, इनकी हमारी मेडिकल, ये मेडिकल और ये मेडिकल। ओके, अब आगे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि ओल्ड, पहले तो देखते हैं कैसी ओल्ड बुक है। ठीक, ओल्ड की बात करें तो देखो एक ये है ओल्ड, एक ये है ओल्ड, एक ये है ओल्ड। दूसरी क्या है ग्रीन कवर। अब देखो ग्रीन कवर किसका है, एक तो देखो इसका है एक इसका है। ठीक, यानी कि अभी ये वाली बुक हो गई। बस एक चीज क्या रखा है, एक चीज उसने कहा है, कौन सी कहा है मेडिकल एक्सट्रैक्ट। तो मेडिकल एक्सट्रैक्ट देखेंगे तो वो किस में आ रहा है, वो इसमें आ रहा है, यानी इस वाले में देखो ये आ गया मेडिकल एक्सट्रैक्ट। बाकी ये लॉज में आ रहा है, ठीक है ना, लॉ में आ रहा है ये। तो हमारी कौन सी बुक है, एक तो बुक हमारी कौन सी है एफ है। ठीक, दूसरी अब देखो अच्छा इसने एक बुक देखो ये भी आ रही है हमारी ई, हम देखेंगे तो ई भी आ रही है देखो हमारी। ओके, तो हमारी एक बुक कौन सी है, एक बुक है हमारी ई, यानी कि कौन कौन सी बुक है ई एंड एफ, जो ये वाली इसने जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको पूरा कर रहा है। ठीक, तो बी एंड सी ये नहीं है, ई एंड एफ देखो यही हमारा आंसर है, सी एंड ई ये भी नहीं है, सी एंड एफ ये भी नहीं है। ओके, तो यानी कि वो वाली बुक जो ओल्ड है, मेडिकल एक्सट्रैक्ट है और ग्रीन है, तो ऐसी दो बुक है, कौन सी है ई एंड एफ। आंसर बी इज करेक्ट। ओके, सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसको हमने टेबल के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद में देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 आइडेंटिकल कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल। इसने कहा है कि 6 हमारे कार्ड जो है वो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। ईच कार्ड हैज नंबर 1 मार्क्ड ऑन द वन साइड एंड अदर 2 मार्क्ड ऑन द अदर साइड। इसमें कहा है देखो एक साइड होती है ना, कोई कार्ड होता है तो कार्ड की दो साइड होती है, तो एक साइड पे हमारा 1 मार्क्ड है और दूसरी साइड पर हमारा 2 है। ओके, ऑल द 6 कार्ड आर प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट द नंबर 1 इज ऑन द अपर साइड। अब देखो जो भी कार्ड रखे हुए हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं, यानी कि देखो 6 कार्ड थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ये 6 कार्ड थे, तो 6 कार्ड को इस तरह से रखा है कि इसके ऊपर जो ना 1 1 है। ठीक, सभी कार्ड के ऊपर 1 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके नीचे जो कार्ड होगा, नीचे क्या लिखा होगा, इस कार्ड के नीचे 2 2 लिखा होगा सब कार्ड के नीचे। ओके, अब इसने आगे क्या करा है, इन वन ट्राई, अब हमने एक बार ट्राई करा एग्जैक्ट 4, नीदर मोर नोर लेस, यानी कि 4 ट्राई करी, ना 4 ज्यादा ना ज्यादा ना कम। हमने एक बार ट्राई करा क्या, एग्जैक्ट 4 कार्ड्स आर टर्न अपसाइड डाउन, यानी कि हमने 4 कार्डों को क्या करा एक बार में उसको पलटा। ओके,
उसके बाद में क्या करा, अब देखो जब 4 कार्ड को मैं पलटूंगा तो देखो सपोर्टेड मैंने शुरू के 4 कार्ड पलट लिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखो मैं शुरू के 4 कार्ड पलटे थे, तो इसमें लिखा है जब पलटूंगा तो क्या लिखेगा 2 2 2 2, और 2 कार्ड कैसे रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, तो उस पर क्या लिखा होगा 1 1 1। ठीक है, ये समझ में आया, यही कह रहा है। इन 1 ट्राई एग्जैक्ट 4 कार्ड्स आर टर्न अपसाइड डाउन, यानी कि हम 4 कार्ड को क्या है कि हमने उनको पलट लिया एक ही बार में। ठीक, अब देखो आगे पूछ क्या रहा है, इन हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ ट्राइज, कम से कम कितने नंबर ऑफ ट्राइज होंगे, कैन द कार्ड्स बी टर्न अपसाइड डाउन सच दैट ऑल द 6 कार्ड सो नंबर 2 ऑन द अपर साइड। ये क्या इसने कहा है कि ऐसे हम कितनी बार ट्राई करें कि जो ऊपर, देखो इस वाले में क्या है 1 1 जो लिखा हुआ है ना, तो ऊपर की तरफ 1 1 की जगह 2 2 लिखा हो। तो देखो हमने एक बार ट्राई करा था, फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, तो हमारे क्या आया, देखो एक बार ये निकल के आया। ठीक है ना, अब देखो हम इस तरह से ट्राई करते हैं इसको सेकंड टाइम में। अब देखो दूसरी बार में ट्राई करते हैं, तो देखो मैं इसको ट्राई करूंगा, सपोज मैंने इसको 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 फिर दोबारा ट्राई करा, तो जो पहले ऐसा हो जाएगा 1 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि देखो मैं इसको ट्राई नहीं करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, देखो फिर मैंने एक बार ट्राई फिर इस तरह से करा, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 है। मैं क्या करूंगा सेकंड टाइम में इसको तो मैं एक बार एज इट इज ऐसे ही रख दूंगा, यानी कि 2। अब देखो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ इस वाले को, तो जब 2 करूंगा तो क्या जाएगा यहाँ पे 1। ओके, फिर मैंने इसको ट्राई करा, ठीक, जब मैं इसको ट्राई करूंगा तो मेरा आ गया 1, फिर मैंने इसको ट्राई करा, मेरा 1 आ गया। अब मैंने क्या करूंगा कि मैं इसको ट्राई करूंगा, जब मैं तो इसको ट्राई करूंगा तो देखो ये 2 आ जाएगा, तो देखो 4 बार हो गया, 1 2 3 4, बस एक बार हमें 4 ही कार्ड को ट्राई करना है, तो ये हमारा 1 इस तरह से आ जाएगा। अब देखो मैं थर्ड टाइम ट्राई करूंगा, कितने का, तो देखो मेरे कितने 6 कार्ड हैं। अब देखो ध्यान से देखना, देखो ये 2 है, इस 2 को मैं एज इट इज रख दूंगा, और देखो ये वाला 2 है, इसको एज इट इज रख दूंगा। मेरे पे कितने बचे थे, 4 कार्ड बचे हैं, 1 2 3 4। देखो जिस पे मैं सर्किल कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, देखो इस पर एक, इस पर एक, इस पर और इस पर, सिर्फ इन कार्ड को मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा इनको पलट दूंगा, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे भी आएगा 2। तो देखो कितना आ गया अब ये 6 कार्ड पे मेरा क्या हो गया 2 2 2 2 2 2 2 सब में आ गया, अपर साइड में मेरे 2 आ गया। ओके, तो मैंने कितनी बार ट्राई करा, मैंने 1 2 3 यानी कि 3 बार ट्राई करा। 3 बार ट्राई करने के बाद में जो 1 1 थे वो मेरे क्या हो गया 2 2 हो गए कार्ड के अपर साइड पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट। बस थोड़ा मैं यहाँ पे ये देख लेना है कि देखो किस तरह से हमने चेंज करा। देखो स्टार्ट में हमने क्या है 4 कार्ड ये वाले लिए थे 1 2 3 4। ओके, उसके बाद में फिर मैंने सेकंड टाइम में क्या करा, इसको तो एज इट इज रखा, यानी देखो इसको एज इट इज रखा, बाकी मैंने सभी कार्ड को चेंज कर दिया। तो देखो इसको चेंज करा, इसको चेंज करा, इसको चेंज करा और इसको चेंज करा, तो मेरे क्या आ गए थे, देखो ये मेरे चेंज होकर ये आ गए, यानी कि 1 1 1 2 1। उसके बाद में फिर मैंने क्या करा, इसको तो एज इट इज रख दिया, देखो इसको एज इट इज रख दिया, इसको मैंने एज इट इज रख दिया और बाकी सबको मैंने चेंज कर दिया, तो मेरे 2 2 2 2 2 अपर साइड पे आ गए थे। ओके, इजी था, बस थोड़ा क्या है कि हल्का सा ट्रिकी था, हमें किस तरह से ट्रिक लगानी है कि हमारा 2 2 2 ऊपर आ जाए। ओके, इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देयर आर 4 डांसर्स, 4 वोकल म्यूजिशियंस, 1 एक्ट्रेस एंड 3 वायोलिनिस्ट। तो इसमें क्या है कि 6 वुमेन है और वो क्या है अलग अलग है। इसमें 4 डांसर्स हैं, 4 वोकल म्यूजिशियन है, 1 एक्ट्रेस है और 3 हमारी क्या है वायोलिनिस्ट है। ठीक है ना, जो वायोलिन को बजाने वाले हैं। ओके, अब देखो ग्रीजा एंड वनाजा आर एमोंग द वायोलिनिस्ट while जलाला एंड शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले ऑन द वायलिन। इसमें बताया गया है कि हमारी गिरिजा और वनाजा क्या है कि वायलिनिस्ट है, जबकि जलाजा एंड शैलजा को क्या है हमारा वायलिन बजाना नहीं आता है। ओके, शैलजा एंड तनुजा आर अमोंग द डांसर्स। अब डांसर कौन है, शैलजा है और तनुजा है। ओके, जलाजा वनाजा शैलजा एंड तनुजा आर ऑल वोकल म्यूजिशियंस, आर ऑल वोकल म्यूजिशियंस। अब ये क्या है, ये चारों हमारी क्या है वोकल म्यूजिशियंस हैं। ओके, एंड 2 ऑफ देम दे आर आल्सो वायलिनिस्ट। उनमें से 2 कौन है, 2 वायलिन को बजाने वाली हैं। ओके, जो वायलिन बजाना जानती हैं। इफ पूजा इज एन एक्ट्रेस, पूजा क्या हमारी एक्ट्रेस है, तो आगे इसने पूछा क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली ए डांसर एंड ए वियोलिनिस्ट, यानी कि हमारी डांसर और वियोलिनिस्ट कौन है। ओके,
अब देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं। देखो सबसे पहले हम ये 6 के 6 जो वुमेन है उनके नाम इधर लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे वुमेन है, उसके बाद में देखो हमारी डांसर भी होंगी जो डांस कर, उसके बाद में वोकल म्यूजिशियन है, ओके। उसके बाद में हमारी एक्ट्रेस है और उसके बाद में हमारे वियोलिनिस्ट है, ओके जी। हम क्या करें, इसको एक टेबल फॉर्म में लिख ले रहे हैं, तो ऐसे हमने बना लिया, ठीक। इस तरह से हमने क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म में। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले किसकी बात आई थी, बात आई थी हमारी, देखो गिरिजा एंड वनाजा, यहाँ पे लिखते हैं गिरिजा, ठीक है ना, ओके। और वनाजा, ठीक है। उसके बाद में एक कौन थी, एक हमारी जलाजा एंड शैलजा थी। तो सबसे पहले हम नाम लिख ले रहे हैं, जलाजा, ओके, एंड शैलजा। फिर हमारी तनुजा थी और लास्ट में क्या थी, पूजा थी, ओके। अब क्या है, देखो इसमें क्या है, गिरिजा एंड वनाजा, ये कौन है, ये दोनों है हमारी वॉयलिनिस्ट हैं, ओके। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पे ये गिरिजा और वनाजा क्या मेरी वॉयलिनिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट का क्लिक कर दिया, ओके। आगे क्या कहा है, देखो इन दोनों की बात हो गई। उसके बाद में बात आती है हमारी जलाजा और शैलजा की। जलाजा और शैलजा क्या है, डू नॉट हाउ टू प्ले वायलिन, ये वायलिन बजाना नहीं जानती, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी, देखो ये जलाजा और शैलजा ये क्या है, ये वायलिन को बजाना नहीं जानती हैं, ओके। लेकिन इसमें क्या कहा है, शैलजा एंड तनुजा आर अमोंग द डांसर। शैलजा, देखो शैलजा क्या है हमारी, शैलजा और तनुजा, शैलजा और तनुजा क्या है हमारी डांसर हैं, ओके। देखो यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब इसने क्या कहा है, जलाजा, वेनेजा, शैलजा एंड तनुजा आर वोकल म्यूजिशियन, यानी कि चारों की कह रखी है म्यूजिशियन है, यानी कौन कौन सी है, वनाजा है, जलाजा है, शैलजा है और तनुजा है, ओके। उसके बाद में आगे क्या कहता है इसने, टू ऑफ देम आर आल्सो वायलिनिस्ट, और इनमें से दो क्या है हमारी वायलिनिस्ट हैं। तो देखो हमें मालूम था कि देखो कौन कौन बची हैं, यानी कि दो को, यानी कि जलाजा को और शैलजा को तो हमारे वो नहीं आता था वायलिन बजाना, और वेनेजा तो ये हो गई। उसके बाद में तनुजा बची, तो इसका मतलब है कि तनुजा को वायलिन बजाना आता है, ओके। तनुजा पे हम राइट क्लिक कर देंगे। देखो पूजा की बात हो रही है, पूजा इज एन एक्ट्रेस, तो हमें क्या है, पूजा हमारी एक्ट्रेस है, यानी कि हमारी यहाँ पे इसको राइट क्लिक कर देंगे, ओके। इसका मतलब क्या है, जब पूजा एक्ट्रेस है तो बाकी फिर कोई हमारी एक्ट्रेस नहीं होगी, तो अब ये वाली हमारी टिक आ गए हैं, ओके। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली ए डांसर एंड वायलिनिस्ट। अब तो डांसर, डांसर की बात करें तो कौन सी हमारी, देखो एक शैलजा है और एक हमारी तनुजा है, ओके जी। अब डांसर के साथ साथ देखो इसने क्या कहा है, एक चीज पूछी है, वियोलिनिस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है कि देखो यहाँ पे हमारा वियोलिनिस्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या, तनुजा, आंसर क्या आएगा इसका, तनुजा, आंसर डी इज करेक्ट। कि क्या है, ये हमारी डांसर भी है और वायलिन भी बजाती है, ओके। इजी था। हमें सबसे पहले क्या करना था, हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद में इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। देखो इजी था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 persons आलोक, भूपेश, चंदर एंड दिनेश हैव ए टोटल 100 रुपीज अमॉन्ग देमसेल्फ। किसमें, आलोक, भूपेश, चंदन और दिनेश, इन चारों को मिलाकर उनके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, ओके। आलोक एंड भूपेश बिटवीन देम हैव एज सच मनी एज चंदन एंड दिनेश बिटवीन देम। इसने कहा है, देखो आलोक, आलोक और किसके पास, और भूपेश के पास उतनी मनी है जितनी हमारी क्या है, चंदन और दिनेश के पास। तो इसका मतलब ये क्या है कि दोनों के पास बराबर पैसे हैं, तो इसका मतलब इसके पास भी 50 रुपये होंगे और दिनेश प्लस चंदर के पास, चंदर के पास कितने पैसे होंगे, 50, ठीक है ना। आलोक और भूपेश को मिलाकर 50 रुपये,
दिनेश और चंदर को मिलाकर 50 रुपए। ओके, आगे क्या कहा है इसने, बट आलोक हैव मोर मनी देन भूपेश। इसने कहा है आलोक के पास भूपेश से ज्यादा रुपए हैं, तो हम ये कहेंगे आलोक के पास भूपेश से ज्यादा पैसे हैं, तो आलोक ग्रेटर देन भूपेश, यहाँ पे मनी की बात कर रहे हैं। ओके, एंड चंदर हैज ओनली हाफ मनी दैट दिनेश। और उसने कहा है कि चंदर के पास जो मनी है वो दिनेश से आधी है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि दिनेश के पास जो पैसे होंगे, यानी कि दिनेश के पास जो पैसे होंगे चंदर के कंपेरिजन में वो चंदर से ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि चंदर पे पैसे कितने हैं, आधे हैं दिनेश के। ओके, तुम्हारे यहाँ तक हो गया। आगे क्या कह रहा है, आलोक हैज इन फैक्ट 5 रुपी मोर देन दिनेश। इसने ये कहा है कि देखो आलोक के पास जो पैसे हैं वो दिनेश से 5 रुपए ज्यादा है। ठीक है ना, 5 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आलोक जो होगा, इसका मतलब क्या है, आलोक के पास दिनेश से भी पैसे ज्यादा होंगे। ठीक है ना, कितने ज्यादा ये नहीं मालूम, लेकिन दिनेश से भी ज्यादा होंगे। ओके, तो अब हम देखो इसको कंपेरिजन करें, यानी कि आलोक को दिनेश को, तो देखो यहां से एक चीज हमारी बन के आएगी। देखो आलोक है और आलोक के पास पैसे भूपेश से ज्यादा हैं। ओके, उसके बाद में उसके पास 5 रुपए दिनेश से भी ज्यादा हैं। ठीक, तो पहले मैं अगर आलोक का और दिनेश का कंपैरिजन करूं तो देखो आलोक ग्रेटर देन दिनेश। ओके, और देखो जब मैं दिनेश का चंदन के साथ कंपैरिजन करूं तो ग्रेटर देन चंदर। ठीक, यानी कि आलोक के पास पैसे ज्यादा हैं दिनेश से और दिनेश के पास पैसे ज्यादा हैं चंदर से। अब देखो एक कंपेरिजन बनता है हमारा भूपेश के साथ, तो हमें ये नहीं मालूम कि आलोक के पास सबसे ज्यादा तो पैसे हैं, लेकिन भूपेश से कितने पैसे ज्यादा हैं। ठीक है ना, हम ये नहीं मालूम, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा के पैसे किसके पास हो गए, कि भाई सबसे ज्यादा जो पैसे हो गए हमारे आलोक के पास ज्यादा हो गए। ओके, इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि आलोक के पास जो है सबसे ज्यादा पैसे होंगे। ओके, क्यों, क्योंकि आलोक के पास दिनेश से भी ज्यादा है और आलोक के पास भूपेश से भी ज्यादा है। और हम एक चीज जानते हैं कि दिनेश के पास जो पैसे हैं वो चंदन से भी ज्यादा है। जब चंदन से पैसे ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या है, आलोक के पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे। तो इसने पूछा है हु हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, सबसे ज्यादा पैसे किसके पास होंगे। देखो इससे ये निकल के आ गया कितना इजी था कि आलोक के पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे। आंसर ए इज करेक्ट। ओके, इजी था।